नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां अवैध असलहों पर रोड रोलर चलाया गया। इस दौरान आयुध अधिनियम एनडीआई एक्ट में 1169 मामलों का निस्तारीकरण किया गया। बता दें कि इस दौरान समस्त थानों में लंबित मामलों का निस्तारीकरण किया गया। अवगत कराना है कि जनपद हमीरपुर में लगातार प्रयास करके माल का निस्तारण का अभियान चलाया जा रहा था और इन मालों के निस्तारण में लगातार हम लोग अच्छी कार्रवाई कर रहे थे। और इस माह दिसंबर में जो वर्ष का अंतिम महीना है, इसमें हम लोगों ने आज प्रयास करके 1179 मालों का जो है निस्तारण किया है। इसमें 341 अवैध तमंचे या असले थे, जिनको रोड रोलर चलवा के नष्ट किया गया और इसको नियमानुसार नष्ट किया गया। इसके साथ साथ हमने एनडीपीएस एक्ट, जुआ, विद्युत और अन्य अधिनियम के जो माल थे उनका निस्तारण किया गया है। और जनपद हमीरपुर में मालों के निस्तारण में हम लोगों ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है और भविष्य में भी। अगली खबर भी हमीरपुर से है, जहां राशन की दुकान में आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाया गया है। दरअसल बसपा नेता रामफूल के इशारे पर कोटा का आवंटन किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 27/12/2022 को चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें शासनादेश का पालन नहीं किया गया, क्योंकि शासनादेश में खुले शब्दों में दिए हैं कि 2015 में जो प्रधान पद के में लागू आरक्षण, वही हिसाब से ग्राम सभा में दुकान का चयन किया जाए। यदि अगर कोई रिक्त दुकान हो रही है तो उसमें 2015 के शासनादेश ग्राम प्रधान के पद के शासनादेश के हिसाब से होना चाहिए, जो हमारे ग्राम सभा में 2015 में समान वर्ग की महिला के लिए आरक्षित थी। तो हम ग्रामवासियों की तरफ से यही है कि वहाँ केवल महिला का ही आवेदन मान किया जाए और उन्हीं को चुनाव में। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाल्हे मऊ कस्बा का है, जहां पर सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यवसायी सुभाष अपनी दुकान खोलने के लिए दुकान पहुंचा। दुकान का शटर उठाकर दुकान को सुव्यवस्थित कर रहा था कि तभी गांव के कुछ दबंग ने उसका मुंह बांध दिया और दुकानदार पर हमला कर दिया। दबंगों द्वारा दुकान में रखा गया सामान लूट लिया गया, साथ ही तोड़फोड़ भी की गई। विरोध करने पर दबंग हमलावरों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। हमले में घायल दुकानदार सुभाष जमीन पर गिर पड़ा। क्या है पूरी घटना? हम सुबह दुकान लगा रहे थे सुबह, और 4-5 लोग आए मफलर बांधकर हमारी दुकान में तोड़-फोड़ किया। हमारे गले से पैसे निकाल के भाग रहे थे, तो हमने पकड़ने की कोशिश की, उनका मफलर खुल गया। हमारे गांव के रहने वाले आनंद कुमार, रोहित कुमार, मोहित कुमार, तुलाराम, इन्होंने हमारे गले से पैसे निकाल के भाग गए। कम से कम 18-20 हज़ार रुपये मेरे। वहीं एटा से जहर खुरानी का मामला सामने आया है, जहां एक ई रिक्शा चालक को 2 अज्ञात लोगों ने नशीला बिस्किट खिलाकर 1500 रुपए छीन लिया और बेहोशी हालत में ई रिक्शा चालक को भगीपुर में छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह बेहोशी की हालत में रिक्शा चालक रिक्शा चलाकर गांधी मार्केट पहुंचा, जहां गांव के एक युवक ने रिक्शा चालक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो आप? कुछ क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? यही हमारी छीन ली और पैसे छीन लिए। कितने पैसे थे तुम्हारे पास? 1500 रुपये। 1500 रुपये? कहाँ पर छोड़ा तुम्हें कुछ पता है? छोड़ा तो पता नहीं, लेकिन छीनने की पता। क्या क्या खिलाया था तुम्हें? बस पार्ले का बिस्कुट खाया था एक। पार्ले जी का बिस्कुट। कहाँ से क्या लोग थे ये? 2 लोग थे। कहाँ से बैठे थे? बस स्टैंड से। कहाँ के लिए ले गए थे तुम्हें? भगीपुर के लिए। भगीपुर के लिए। रास्ते में बिस्कुट खिलाया उन्होंने? हाँ, वहीं रुके थे, चाय पी थी उन्होंने। हाँ, वहीं रुके थे, वहीं चाय पी। मुझे भी चाय पिलाई। वहीं लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब लखनऊ स्थित पीजीआई से इलाज कराकर एक परिवार के 5 लोग कार से अपने घर प्रयागराज जा रहे थे। तभी
भदखोर थाना क्षेत्र के नेशनल ढाबा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को आनन फानन में नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर ले जाया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर सोनभद्र जिले से है, जहां स्टार O&M कंपनी के अधिकारियों पर पैसा गमन का केस दर्ज किया गया है। स्टार O&M कंपनी पेटी कॉन्ट्रैक्टर राहुल सिंह, अधिकारी मुकेश चटर्जी और नीतीश कुमार पर शक्तिनगर पुलिस ने मजदूरों को डरा धमका कर पैसा हड़पने के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल साथी मजदूर की दुर्घटना में मौत के बाद उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे थे मजदूर। इस दौरान उनके साथ अत्याचार की बात हुई। इसके बाद मजदूरों ने इसकी कहानी थाना प्रभारी राजेश सिंह को सुनाई, जिसके बाद मजदूरों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 386 और 506 सहित अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ के चारबाग में रेलवे स्टेशन पर बैटरी चालित गाड़ियों के विरोध में कुलियों ने सांकेतिक हड़ताल की, जिसकी वजह से यात्रियों को अपना सामान प्लेटफॉर्म तक ले जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। कुलियों का आरोप है कि काफी समय से बैटरी चालित गाड़ियों के चालक विकलांग और असहाय यात्रियों को स्टेशन से अंदर बाहर ले जाने के साथ ही भारी भरकम लगेज भी ढोने लगे हैं, जिससे कुलियों की रोजी रोटी पर असर पड़ने लगा है, जिसकी वजह से वो सांकेतिक हड़ताल पर हैं। ये है कि हमारे यहाँ बैटरी से चलने वाली कार जो होती है, गाड़ी होती है, वो यात्रियों के लिए अलाउ की गई थी। तो ये लोग बड़ी मात्रा में, इनके जो लोग हैं वो लोग लगेज को भी गाड़ी पर लोड कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने कई बार इनके ठेकेदार, ये हमारी तिवारी जी हैं, इनसे भी संपर्क किया और इन लोगों को भी समझाने का प्रयास किया कि देखिए आप लोगों को 7 किलो अलाउ है तो 7 किलो तक ही आप लेके जाइए, उससे ज़्यादा अगर लेके जा रहे हैं तो उसमें हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन तमाम सारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना तो तिवारी जी की तरफ से दिया गया, ना तो प्रशासन की तरफ से दिया गया। इसलिए हमने आज पूरा ऐलान कर दिया था कि आज हम पूरी तरीके से काम बंद कर देंगे। जब तक ये डिसीजन नहीं आ जाता है कि काम किस तरीके से किया जाएगा, तब तक हमारा काम बंद रहेगा। तिवारी जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महान योद्धा खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर देश में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए दी गई उनकी शिक्षाएं सदैव हम सभी के जीवन का पथ प्रदर्शित करती रहेंगी। ट्विटर के प्लेट के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आपको हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व पर नमन किया है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरु गोविंद साहब की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि महान योद्धा, मानवता के उपासक, खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहब को उनकी जयंती पर शत शत नमन। देश में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। वहीं सिरसा से खबर है, बता दें कि सिरसा के जाट धर्मशाला में आज भारतीय किसान एकता के किसानों की एक बैठक हुई। इस बैठक में जिले भर के किसान पहुंचे। ये बैठक 2 घंटे तक चली। बैठक को किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने संबोधित किया। आज मीटिंग की गई है, किस उद्देश्य को लेकर मीटिंग रखी गई थी? आज भारतीय किसान एकता बीकेई की बैनर हेड्स पूरे सिरसा जिले के किसानों की मीटिंग की गई है, जिसमें बहुत सारे एजेंडे थे जो आज किसानों ने सर्वसम्मति से पूरे जिले भर से, पूरे कोने कोने से किसान आए। डबवाली से, एलनाबाद से, रानिया से, डिंग मंडी से, चोपटा से, हर क्षेत्र से, रोडी से, कालावाली से, हर जगह से किसानों ने शिरकत की जो किसान आगू हमारे जथेबंदी से जुड़े हुए हैं।
तो आज के मुख्य जो एजेंडे थे उसमें सबसे पहला जो था, जो हमारा खरीफ 2020 का मुआवजा था, वो 258 करोड़ था, जो सरकार ने कम करके उसको 64 करोड़ 91 लाख कर दिया है। तो उसके अलावा जो बीमा क्लेम खरीफ 2020 का था, 111 गांव रह गए थे, उसमें भी अभी तक एक जलालाना गांव तो ऐसा है जिसमें 1 रुपया भी नहीं आया। बाकी बहुत सारे गांव हैं जिसका अभी तक बीमा रहता है। उसके अलावा जो हमारे नहर विभाग के मुद्दे हैं, एक हिसार गग्गर ड्रेन है जो कि फ्लडी पानी आता है, जब भी फ्लड आता है तो वो O2 वाली जो वहाँ डाला जाता है, उसमें आगे 2 नहरें पड़ती हैं, एक शेरा वाली फ्लडी नहर है और एक SGC कनाल है। दोनों को पानी छोड़ा जाता है तो उधर पानी सोके से लोग हमारे किसान रह जाते हैं। इधर वाले जो है 45 एरिया जो उसमें डूब जाते हैं, उसमें किसान की जो है पानी से फसल बर्बाद होती है। उसमें सैफन के लिए जो मुद्दा बहुत पुराना है उसके लिए। उसके अलावा जो एक तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया है, हमारे खेतों में, हमारे घरों में प्राइवेट लोग जा रहे हैं, जो हमारे वृक्ष लगे हुए हैं उनकी पमाइश करके उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल कतई भी किसी। वहीं औरंगाबाद में AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया है कि ANCMIDC में करोड़ों का घोटाला हुआ है। उन्होंने पूर्व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और नारायण राणे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में कोई नया उद्योग नहीं लगाया गया है। उल्टे पूर्व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और नारायण राणे ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर जमीन का बंटवारा कराया। चिकलथाना इंडस्ट्रियल एस्टेट में 51 प्लाटों को रिजर्वेशन बदलने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए में लिए गए। एक पत्र दिलं, कोई रिप्लाय नाही, दुसरा दिला, काही रिप्लाय नाही, तिसरा दिला, काही रिप्लाय नाही। मग जेव्हा विधानसभेमध्ये मागच्या 2-4 दिवसामध्ये आम्ही बघत होतो की सर्व एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहे, मग मी म्हटलं की भ्रष्टाचार सिलेक्टिव्ह कसा होऊ शकतं, हेही एक भ्रष्टाचार आहे। मी सगळं पुरावे सहित आपल्याला देत आहे आणि माझ्या एका रफ एस्टिमेट प्रमाणे 1000 कोटी रुपये कमीत कमी सुभाष देसाई साहेबांनी कमवले असेल। नारायण राणे साहेब सुद्धा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होते, त्यांनी किती पैसे आणि कशा प्रकारे त्यांनी इंडस्ट्रियल लँडचं कन्व्हर्जन केलेला आहे, ते नियमाप्रमाणे केलेला आहे का नाही केलेला आहे मला माहित नाही आहे। पण देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यांनी बक्षी नावाच्या एका अधिकाऱ्याची कमिटी नेमली होती की त्यांनी हे जेव्हा सुभाष देसाईवर आरोप आले होते की हे इंडस्ट्रियल लँडचं कन्व्हर्जन करत आहे, तर त्यांनी हे बक्षी साहेबांना अपॉइंट केलं कमिटी। त्या बक्षी साहेबांनी रिपोर्ट दिली आणि त्यांनी सांगितले आपल्या रिपोर्टमध्ये की 5% 10% केसेसमध्ये आम्हाला समजता येईल की मिनिस्टर आपला डिस्क्रिशनरी पॉवर यूज करू शकतो। पण अशा प्रकारे समोसे मागच्या 15 वर्षामध्ये एका रिपोर्ट प्रमाणे 32,000 हेक्टर जमीन इंडस्ट्रीची ते कमर्शियल मध्ये कन्वर्ट करण्यात आली आहे किंवा रेसिडेन्शियल मध्ये कन्वर्ट करण्यात आलेली आहे। तर हे मोठा स्कॅम नाही आहे तर काय आहे। आता माझी एक विनंती आहे, एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब असू द्या किंवा उद्धव ठाकरे साहेब असू द्या किंवा अजित पवार साहेब, हे सगळ्यांना मी एक माहिती दिलेली आहे। तुम्हाला वाटत असेल की याच्यामध्ये काही भ्रष्टाचार झालेला आहे, काही नियमांचं उल्लंघन झालेलं आहे, तर कृपा करून याच्या बाबतीत ही एक चौकशी लावा। तुम्हाला कळेल की दूध का दूध, पानी का पानी।